गुड मॉर्निंग क्लास। तो मेरा नाम तुषार पाटिल है, यहाँ पर पेड इंटर्न हूँ। तो आज आप लोगों की क्लास लूँगा, मैं आप लोगों को चैप्टर रन बताऊँगा। इस चैप्टर का नाम है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, यहाँ का फर्स्ट चैप्टर है 11th क्लास का। ये चैप्टर आप लोगों को पढ़ा हुआ है, लेकिन आप लोगों को मैंने मुझे खाई कि एक बार आप लोगों को इस चैप्टर का अच्छे से बता दूँ, क्योंकि आपका बेसिक ही है। ठीक है, आपका एग्जाम है, उसके लिए अपन एक बार रिवीजन करना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में ये बताया जाता है कि केमिस्ट्री क्या है, रसायन विज्ञान क्या है, उसमें क्या बताया जाता है, मेन कंसेप्ट क्या है, बेसिक क्या है नॉलेज। आप लोगों को ये समझ में आएगा कि रसायन है क्या, हम इसके बारे में क्यों पढ़ते हैं, इसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं। ठीक है, आपने अपनी जिंदगी में 9th 10th से ये वर्ड सुना होगा, रसायन विज्ञान। ठीक है, आप अपने आसपास जब कहीं जाते हो, मार्केट में, अपने घर के आसपास कहीं भी जाते हो, तो आप एक कॉमन चीज सुनते हो, केमिकल सुनते हो ना। आप खाने पीने से लेकर दवाइयों से लेकर अपने कुछ भी चीज देख लो, पेट्रोल वाइटर बात, तो सब में कुछ ना कुछ केमिकल जरूर होता है। ठीक है, आप इससे आप नॉर्मल चाय पत्ती बनाते हो, ठीक है, उसमें आप पानी डालते हो, पानी भी केमिकल H2O है ना, पानी भी H2O है। मिल्क में कैल्शियम वगैरह और मैग्नीशियम वगैरह तत्व पाए जाते हैं, जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, है ना। अब इसमें बताया गया है कि जो केमिस्ट्री रसायन विज्ञान यह बताता है कि जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, किन चीजों से होती है और किस लिए होते हैं। ठीक है, ये हमको तीन चीज बताता है रसायन विज्ञान। अब इसमें आपके रसायन विज्ञान की अलग अलग परिभाषाएं की गई। जिन लोगों ने रसायन विज्ञान को एक चैप्टर के रूप में या फिर एक शाखा के रूप में बताया, उन लोगों ने उसकी परिभाषा दी। उन्होंने रसायन विज्ञान की जो शुरुआत के लिए उन्होंने बताया, सबसे पहले बताया द्रव्य। उन्होंने चीज बताई द्रव्य। दुनिया में जितनी भी चीजें फिजिकल फॉर्म में चाहे कैसे भी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, उनमें एक चीज कॉमन होती है, होता है द्रव्य। सब में कुछ ना कुछ द्रव्य जरूर होता है। सब में अलग अलग तरह का द्रव्य होता है, कि कुछ कुछ चीजों में सेम तरह का द्रव्य होता है। द्रव्य ऐसी चीज होती है जिसमें ना तो खत्म किया जा सकता है, न जिसका निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, बस उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करा जा सकता है। अब जैसे आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे वाटर है, वाटर में कुछ द्रव्य है। ठीक है, जब हम वाटर को पानी फॉर्म में लेंगे तो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। अगर इसका टेम्परेचर कम कर देंगे तो ये जम जाएगा, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। इसको हम गर्म करेंगे तो उबल जाएगा, तो गैस के फॉर्म में आ जाएगा, भाप बन जाएगी। तो हम किसी भी चीज के द्रव्य को खत्म नहीं कर सकते। आपने एक चीज सुनी होगी, द्रव्यमान। सुनते होगे 98 में द्रव्यमान क्या होता है। तो जब भी हम अपने द्रव्यमान की बात ऐसे करते हैं, जैसे हमारा आइटम वेट है, एक होता है भार, एक होता है द्रव्यमान, दोनों में डिफरेंस होता है। दोनों में डिफरेंस किस प्रकार होता है, जैसे मान लीजिए मेरा भार, मैं भी भार की बात करूँ तो मेरा 70 kg वेट है। ठीक है, वो मेरा पृथ्वी पे 70 kg वेट है, हमारे प्लेनेट। लेकिन जैसे मैं मून पे जाऊँगा, चांद पे जाऊँगा, ठीक है ना, जब दूसरे मार्स पे जाऊँगा, तो वहाँ की जो ग्रेविटी होगी, है ना, वहाँ की जो ग्रेविटी होगी कम होगी पृथ्वी से, तो वहाँ पर जो मेरा वेट होगा वो कम होगा, जो एक्चुअल वेट होगा मेरा कम होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा भार होगा वो होता है mg। ठीक है, और जो m होता है m, ये होता है हमारा द्रव्यमान। अलग अलग प्लैनेट्स के लिए ये g का मान चेंज होता रहता है, ग्रेविटी का मान चेंज होता रहता है। किसी के लिए ज्यादा होता है, किसी के कम होता है, तो इससे मेरा भार घटता बढ़ता रहता है। देखिए जो m का द्रव्यमान होता है, ये हर प्लैनेट पे अपना द्रव्यमान सेम है। मेरा द्रव्यमान जो पृथ्वी में मौजूद है, वही मेरा द्रव्यमान चांद पे भी होगा, मार्स पे भी होगा, वो हमारा सेम रहेगा द्रव्यमान, क्योंकि मेरा जो अंदर का द्रव्य है वो सेम है, मतलब तो घट रहा है ना बढ़ रहा है, हर जगह सेम है, तो मेरा द्रव्यमान हमेशा सेम रहेगा। अब आपके परिभाषा देखिए केमिस्ट्री की किताब में परिभाषा की द्रव्य की संरचना तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों के अध्ययन और सुव्यवस्थित ज्ञान को रसायन कहते हैं। अब जो ये द्रव्य मैंने आपको बताया, इसकी जो संरचना, जो इसकी भौतिक स्थिति में जो परिवर्तन होते हैं, उसको पढ़ना, उसके सुव्यवस्थित ज्ञान को रसायन विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, ये द्रव्य के बारे में जो हम पढ़ते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, शाखा को रसायन विज्ञान कहा जाता है। रसायन विज्ञान की शुरुआत बहुत सारी चीजों से हुई। ठीक है, कई साइंटिस्ट ने इसके बारे में अलग चीजें बताई है। इसमें सबसे पहले बताया गया है कि हम जो पदार्थ होते हैं, हमारे जो केमिकल्स होते हैं, उनका सबसे पहले पढ़ते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन, कि कितने तरह के केमिकल्स इस पृथ्वी में मौजूद है। दूसरा इसमें बताया गया कि उत्पत्ति किस प्रकार होती है, कि वो बनते किस प्रकार। ठीक है, तो तीसरी चीज इसमें बताई गई केमिकल्स के अंदर, उसमें
बताएगी रिएक्शंस, कि कोई भी चीज जब कोई भी घटना घटित हो रही है, कुछ किसी भी चीज की उत्पत्ति हो रही है, तब जिस प्रोसेस से गुजर रही है, ठीक है, उस प्रोसेस को किसी एक ज्ञान के रूप में लिखना, ठीक है, एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में लिखना, उसको हम रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। आपने केमिकल रिएक्शंस पर पढ़ा होगा, केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, आपने 9 10 में उसको एडजस्ट करना भी सीखा होगा, इक्वल कैसे करते हैं, ठीक है, आपने सीखा होगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करें, आपने ये देखा होगा। और आपने बहुत सारे, एक चीज आपने सबसे ज्यादा देखी होगी 9 10 में भी देखी होगी, अभी आपने 11वीं क्लास में देखी होगी, पीरियोडिक टेबल, किसने सुना है नाम पीरियोडिक टेबल का? आवर्त सारणी, इस तरह से सारणी होती है, इसमें केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे उनके नाम भी रहते हैं, हाइड्रोजन, सुनिए ना किसी ने फर्स्ट पेज पे है ना, आवर्त सारणी किसने बनाई थी? किसने कुछ किसी को आइडिया आवर्त सारणी किसने बनाई थी? किसी को कोई भी आइडिया हो आवर्त सारणी के बारे में? आवर्त सारणी बनाई थी मैट्रिक, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे मैट्रिक, उन्होंने आवर्त सारणी का निर्माण किया। हमारी आवर्त सारणी हर साल अपडेट होती है, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ नए तथ्य मिलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, ठीक है। चेंज होते हैं, एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लीजिए अपने आसपास तत्व मौजूद है पृथ्वी के अंदर, हम खोज जाएंगे, कभी कोई ऐसा मिल गया तो उसको आवर्त सारणी में जोड़ना पड़ेगा, तो उसके लिए नीचे नया कॉलम बनाया गया है, जब भी कोई तत्व मिलता जाएगा तो उसके नीचे नया कॉलम में जोड़ते जाएंगे, उसकी प्रॉपर्टीज के अनुसार, पूरी आवर्त सारणी की प्रॉपर्टीज के अनुसार बटी हुई है, इसी तरह ध्यान रखना, ठीक है। आवर्त सारणी क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज के आधार पर बटी हुई है, अलग जगह अलग तरह के तत्व मौजूद हैं आवर्त सारणी के अंदर, जो उनकी निष्कर्षता रिएक्टिविटी किस प्रकार की है, किस प्रकार के गुण को दर्शाते हैं, उस आधार पर बांटा गया है। अब हम आगे चलते हैं, आगे सीखते हैं रसायन का दैनिक जीवन में है, यानी कि जो हमारी केमिस्ट्री है उसका हमारे एवरीडे लाइफ होती है हमारी, जो आप रोज जीते हो, उस पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार आप उस चीज को देखते हो। सबसे कॉमन केमिकल आप अपने आसपास कब देखते हो? कोई भी केमिकल नाम बताओ कि 5 साल एक देखता हूँ, आप बताइए कोई भी केमिकल का नाम जो अपने आसपास डेली लाइफ में देखते हो, उसका कहीं भी देखते हो, कुछ भी केमिकल का तो आप लगता है कि केमिकल होगा, पॉलीथीन होगा, बताइए और बताइए अपने मेडिसिन में केमिकल्स होते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री एक अलग से पार्ट भी होता है, मेडिसिनल केमिस्ट्री सब मेडिसिन के बारे में होता है। पेट्रोल देखते हो, पेट्रोल डीजल में बनवाने जाते हो, उसमें एक ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है। और कुछ बताना चाहोगे? ऑयल के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो भी केमिकल पदार्थ होता है। शैम्पू साबुन हो गया, उसके अंदर सोडियम होता है हमारे, आपने इसका सुना होगा मिक्सर निर्माण किस प्रकार होता है 10th क्लास में, है ना। तो अब इस तरह से हम अलग तरह के केमिकल्स अपने आसपास जरूर देखते हैं। सोने से लेकर जब उठने से लेकर सोते हैं रात को, हम किसी चीज केमिकल यूज जरूर करते हैं। सोने से आप दूध पीते हो, जब गिलास में हॉर्लिक्स वगैरह डाल के पीते हो, है ना, उसके अंदर जो केमिकल मौजूद है। सुबह सुबह उठते हो, नाश्ता करते हो, कुछ ना कुछ खाते हो, कुछ अंडे वंडे खाते हो, उसमें भी केमिकल्स होता है, प्रोटीन होते हैं कई तरह के। तो इस प्रकार से अगर हमारे आसपास केमिकल्स मौजूद रहते हैं, ठीक है। अब इस बात में आगे बताया गया है, आपकी किताब में आगे बताया गया है कि रसायन का कृषि में क्या महत्व है। सबसे पहला पॉइंट आपका आता है कि रसायन का एग्रीकल्चर में क्या महत्व है। आप में से कई लोग एग्रीकल्चर बारे में जानते होंगे, ठीक है। आपके घर को एग्रीकल्चर करता है, कितने लोग एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी करते हैं, तो करते हैं एग्रीकल्चर। तो आप उसमें केमिकल्स होंगे, फर्टिलाइजर वगैरह यूज करते हो, यूरिया वगैरह डालते हो खेत के अंदर, है ना, वो भी क्या है हमारी तरह से केमिकल है। तो कृषि में केमिकल्स का बहुत महत्व है। हम देखते हैं, आप एग्रीकल्चर वाले साथ क्या करेंगे, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की, है ना। आप देखते हो आपके आसपास सॉइल होती है, मृदा होती है, मृदा का जो पीएच लेवल होता है, पीएच लेवल का सुना है आप लोगों ने? सुना है ना। सांस से खत्म वाली वेरी करता है 0 से लेके 14। सांस से कम मतलब क्या होता है, अम्लीय। सांस से ज्यादा मतलब होता है क्षारीय होता है ना। और 7 पे होता है उदासीन होता है। मिट्टी का जो हमारे जिस तरह की फसल पैदा कर रहे हैं और जिस तरह का पीएच हमें चाहिए, उस तरह का पीएच हमें मिट्टी का सेटल करना पड़ता है। उसके लिए कभी उसमें यूरिया मिलाते हैं, हमें ज़्यादा क्षारीय चाहिए तो कभी हम दूसरे केमिकल्स मिलाते हैं। फर्टिलाइजर कई तरह के आते हैं, कीड़े मकोड़ों को रोकने के लिए हम फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, लेकिन उनकी पैदावार खत्म, खरपतवार जो होती है उसको भी खत्म करने के लिए उसका यूज करते हैं।
तो इतने ऐसे कई तरह के हम चीजें केमिकल्स हैं जो उसका यूज करते हैं खेती बाड़ी के अंदर। आजकल आप देखो कि मतलब ऐसी फार्मिंग होती है इसमें जिसमें जल्दी फलों को पकाना होता है कि अगर एक मतलब हमारे पास टाइम कम है या फिर हमें फल जल्दी पकाना है तो हम इथिल एक गैस आती है इथिलिक गैस, आपने सुना हो, उसके गैस में रख देते हैं तो जल्दी वो पक जाते हैं फल। ऐसी कई तरह की अलग छोटी छोटी चीजें होती है केमिकल्स के रूप में जो किसी में अपना अपने योगदान देती है। ठीक है, अब आपके कुछ नियम आते हैं कि मतलब जैसे हमने केमिस्ट्री तो देख ली कि हाँ हमारे केमिस्ट्री में बहुत महत्व है, एग्रीकल्चर से लेके हर चीज में हर फील्ड में हमारे केमिकल केमिस्ट्री का कुछ ना कुछ रोल जरूर है। अब हम देखेंगे कि इस केमिस्ट्री के जो केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, अगर जैसे आप कुछ चीज पढ़ते हो, आप जैसे बचपन से आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, ठीक है, इंग्लिश का क्या होता है, इंग्लिश ग्रामर होती है, उसमें कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, टेंस होते हैं, टेंस का सुना है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, उस उन चीजों को मतलब लगाते हुए रूल्स को लगाते हुए हम इंग्लिश को पढ़ते हैं, इंग्लिश को यूज करते हैं। ऐसा आप मैथमेटिक्स का यूज करते हो, उसमें कुछ कुछ फॉर्मूलाज होते हैं अलग तरह के, है ना, कि आपने सुना होगा पाइथागोरस प्रमेय, अलग तरह की प्रमेय होती है, ट्रिग्नोमेट्री में जो आपके ट्रिग्नोमेट्री अलग तरह के फॉर्मूलाज होते हैं। तो ऐसे ही केमिस्ट्री में कुछ ना कुछ फॉर्मूला होते हैं, कुछ ना कुछ नियम बना रखे हैं कि इन नियमों कायदों का हर बार हर जगह, सिर्फ अपने देश में नहीं, हर तरह के देश में इन नियमों का पालन होता है। ठीक है, हर तरह के देश में नियमों का पालन होता है। सबसे पहला जो नियम बताया गया है, इसमें कुछ नियम, सबसे पहला आपका नियम आता है, हम नियम को लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको नियम बताया गया है, वो बताया गया है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आप लोगों ने इसके बारे में 10th क्लास में जरूर पढ़ा होगा, है ना। ये नियम क्या कहते हैं तो बताना चाहिए आप में से कुछ बताओ इसके नियम के बारे में, पहले के बाद द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में। कोई भी एक बताना चाहिए, चलो बताओ। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि द्रव्य का ना तो हम निर्माण कर सकते हैं, ना उसे पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसे हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताया था जैसे वाटर है, वाटर को कम टेम्परेचर पे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे रखेंगे तो क्या बनेगा, पानी बन जाएगा, यानी द्रव बन जाएगा। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा, आपके रूप में हो जाएगा। तीनों तरह के टेम्परेचर में जब इसमें टेम्परेचर दे रहे हैं, इसको हम ऊर्जा दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, तो बस इसकी जो भौतिक अवस्था है वो चेंज हो रही है, वाटर कभी खत्म नहीं हो रहा बिल्कुल। ठीक है, जो भाप बनी है वो भाप कभी ना कभी ठंडी होकर वापस पानी में हो जाएगी और ठंडी जाएगी वापस बर्फ बन जाएगी, लेकिन किसी भी तरह से H2O कम नहीं हो रहा है। ठीक है, चल रहा है ऐसा। आप देखते हैं आपके आसपास जो ऑक्सीजन है आप लोगों को इनहेल करते हो, ठीक है, इसको लेते हो मतलब अंदर, और क्या पानी खाते हो, CO2। यहाँ पर भी ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो रहा है, बस चेंज हो रहा है, O2 से CO2 में चेंज हो रहा है, उसमें कार्बन ऐड हो रहा है। इस तरह से भौतिक अवस्था चेंज होती है द्रव्य का, हम नष्ट नहीं कर सकते, ना उसका निर्माण कर सकते। ठीक है, अब दूसरा आपका नियम आता है स्थिर अनुपात का नियम। किसका नियम आता है, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात के नियम में को बताना चाहेगा, बीटा का क्या होता है, कोई बताना चाहेगा। ये स्थिर रहता है कि जैसे दो अनुपात कागनों से जब इसमें क्या रहता है, जो भी हम केमिकल कोई भी रिएक्शन होती है उसमें जब हम रिएक्शन को व्यवस्थित करते हैं तब एक तरफ के जो केमिकल्स होते हैं हानिकारक होते हैं और जो दूसरी तरफ के जो केमिकल्स होते हैं जो मतलब उत्पाद प्राप्त होते हैं, उन दोनों के जो केमिकल्स होते हैं जो तत्व मौजूद होते हैं उनका जो अनुपात होता है वो निश्चित रहता है। जैसा हम एक नॉर्मल रिएक्शन देखते हैं, आप लोग कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़कर तो क्या बनता है, CO2 बनता है। तो यहाँ पर जब दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं जो
तो यहाँ पर दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ही रहेंगे, कम नहीं हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे कार्बन का एक मॉलिक्यूल तो यहाँ पर कार्बन का एक मॉलिक्यूल रहेगा, कम नहीं हो जाएगा, ठीक है। समझ आया? जैसे आप एक और रिएक्शन देख सकते हैं, जैसे NOH है, इसमें मैंने HCl मिला दिया, तो मुझे क्या प्राप्त होगा? NaCl प्लस H2। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर दो हाइड्रोजन थे, तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन आ रहे हैं वापस, या एक छोड़े तो मेरे पास एक छोड़े वापस आ रहा है, एक Cl था तो एक Cl मेरे पास वापस आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो केमिकल 10 का अनुपात है वह पूरी तरह से निश्चित है, इसे ही स्थिर अनुपात का नियम कहा जाता है, ठीक है। समझ में आया सबको? अब हम आगे चलते हैं। आगे आपका दूसरा नियम आता है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम कहता है जैसे मान लीजिए कोई भी रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अगर मैं उस रिएक्शन के अंदर किसी भी तरह की मात्रा को बढ़ा दूं तो दूसरी तरफ उत्पाद के तरफ है उनकी मात्रा भी उसी प्रकार से बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे एक नॉर्मल रिएक्शन की बात करते हैं, आपके लिए सबसे इजी रिएक्शन की बात करेंगे। मान लीजिए कैल्शियम सोडियम कार्बोनेट है NH2CO3, ठीक है। इसमें मैंने मिलाया HCl, मुझे क्या क्या प्राप्त होगा? इसके अंदर NaCl प्राप्त होगा, और भी क्या प्राप्त होगा? NaCl छोड़ के क्या प्राप्त होगा? CO2 प्राप्त होगा, और क्या प्राप्त होगा? H2O प्राप्त होगा, है ना। कितनी चीजें प्राप्त होगी? ये नहीं, एक बताओ, CO2 रिलीज होगी, CO2 गैस के रूप में रिलीज होगी, है ना, और हमारे को NaCl मिलेगा। अब यहाँ पर आपको कुछ गड़बड़ी लग रही है क्या? और इसको करेंगे आप तो नहीं करेंगे, संतुलित करेंगे, उसको संतुलित करेंगे। यहाँ पर सोडियम कितना मौजूद है? दो। यहाँ पर सोडियम कितने? एक ही है, तो यहाँ पर दो लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक कार्बन कितना है? एक कार्बन एक ही है, वो ऑक्सीजन कार्बन एक है, यहाँ पर कार्बन कितने? एक ही है। ऑक्सीजन कितना है? तीन है। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? दो और एक तीन। देख सकते हैं, दो और एक तीन है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? एक है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? दो। तो कम है, यहाँ पर दो लगाना पड़ेगा, दो लगाना। यहाँ पर Cl कितने हैं? दो है। यहाँ पर Cl कितना हो गया? दो। तो हमारे रास्ते संतुलित रूप से तो इसे ही गुणित अनुपात का नियम कहा जाता है कि हम एक तरफ क्वांटिटी बढ़ाते हैं, दूसरी तरफ क्वालिटी ऑटोमेटिकली बढ़ती है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे का तुल्य अनुपात का नियम, चौथा हमारा जो नियम है तुल्य अनुपात का नियम। तो पता चला तुल्य अनुपात नियम क्या कहता है? यहाँ पर किसी भी रिएक्शन के अंदर जब मान लीजिए कुछ पदार्थ एक अभिकारक दूसरे अभिकारक से रिलेट करता है, इसे तुल्य अनुपात में करते हैं। एक रिएक्शन दूसरी रिएक्शन से रिलेट जरूर करेगी, उसके तत्व से रिलेट करेगी, ठीक है। पांचवा वाला नियम आता है गैसीय आयतनों का नियम। इसलिए कुछ समझाने से पहले मैं आपको गैसीय आयतनों के बारे में बताना चाहूंगा। जो गैस होती है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वे फ्रीली मूव कर सकते हैं। आप किसी भी कमरे में कोई गैस रिलीज कर दो, ठीक है, नाइट्रोजन या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कुछ भी ना, तो वो पूरे कमरे में बराबर रूप से फैल जाएगी, एक जगह इकट्ठी रहेगी पूरे कमरे में। उसके मॉलिक्यूल्स अगर उसको बड़ा स्पेस मिलेगा तो पूरी तरह से फैल जाएगी। आपने कहानी भी सुनी होगी, इसमें बताया जाता है कि कोई भी चीज लेगा जो कमरे को पूरी तरह से भर दे, तब एक जना धुआं लेकर आता है जो पूरे कमरे में फैल जाता है और पूरे कमरे को भर देता है, ठीक है। तो क्या होता है, जो गैस होती है पूरे कमरे में उसको जो आयतन दिया जाता है उस आयतन पूरी तरह से फैल जाता है, ठीक है। और जब वो गैस को छोटे से छोटे कंटेनर में पैक करने की कोशिश करते हैं
उसको कंप्रेस करता है तब वह लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है। आप सेंटर लेके आते हो क्या करते हो एलपीजी सेंटर आप देखो उसमें पानी की वजह से कभी कभी उसको लाओगे तब देखो उसमें पानी की वजह आती है भरे सेंटर जो पूरी तरह से भरा हुआ है उसमें कभी कभी लाओगे उसमें पानी की वजह आपको निकल के आती है। तो आप लोग सोचते हो कि इसमें पानी भरा हुआ है वो पानी नहीं होता है, वो होता है एलपीजी गैस ही होती है पर उसको कंप्रेस करा होता है हाई वॉल्यूम पे कंप्रेस करा होता है प्रेशर पे इसलिए वो लिक्विड के फॉर्म में चेंज होता है। एलपीजी लिक्विड के रूप में फॉर्म हो जाती है। आप जैसे कभी सेंटर को चेक करते हो तब सेंटर को आप देखोगे जो लाते हो तो उसको आप चार्ज लगा के चेक करते हो अंगूठे लगाते हो तो आपका अंगूठे पे हल्का हल्का पानी जमा करता लगता है ना तो क्या होता है लिक्विडफाई हो जाती है इसलिए वो पानी जैसे हमको लगती है। ठीक है तो उसमें बताया गया है कि मान लीजिए हमें एक रिएक्शन की बात कर रहे हैं सबसे पहले N2 गैस है और उसके अंदर मिलाई गई H2 गैस और रिलीज हो रही है हमारी अमोनिया गैस NH3। ठीक है यहाँ पर हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल है 2 यहाँ पर कितने यहाँ पर 2 करने पड़ेंगे अब हाइड्रोजन कितना हो गए 6 हो गए तो यहाँ पर 6 करने पड़ेंगे यहाँ पर 3 करने। ठीक है तो इसका एक आयतन इसके 2 आयतन के बराबर है। ठीक है इसके 3 आयतन इसके 2 आयतन के बराबर है। सबको समझ आ रहा है इसमें क्या होता है कि जो इसको बताया कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन अगर अमोनिया का अनुपात हाइड्रोजन का अनुपात 1:3:2 है 1:3:2 है। ठीक है जो कि एक सरल अनुपात है यानी कि हमेशा ऐसा एक सिंगल यूनिट में ही अनुपात आएगा कभी अनुपात आएगा पॉइंटों का अनुपात नहीं है। अब आपके आगे आता है पॉइंट 3 के अंदर मोल अवधारणा क्या आता है मोल अवधारणा कितने हुए 18 21। तो कल आपको मैं बताऊंगा मोल अवधारणा के बारे में। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं आप लोग उसका जवाब दें। निर्वाण सेक्शन में क्या बताना चाहिए आप बताइए निर्वाण सेक्शन में आप बताइए। जैसे किसी चीज को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना उसका निर्माण कर सकते हैं उसको करके द्रव्य शिक्षण के नियम करते हैं तो आप चीज बता सकते हैं बस होता है इसलिए द्रव्य का नाम निर्माण कर सकता है और रासायनिक क्रिया की वजह से बताना चाहिए। चलिए ठीक है आप लोगों को बोल देता हूँ आप लोगों को रसायन विज्ञान की परिभाषा आपने कॉपी में लिख के लेकर आनी है। ठीक है और आप लोग द्रव्यकरण पढ़कर आना है और इसके बाद आपसे कल नेक्स्ट क्लास में मोल अवधारणा पढ़ के आप